गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक विद्यार्थी, ऑनलाइन एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल साइंस की फ्री क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके थे दो ध्रुवीयता का अंत, और इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे सोवियत संघ बना, कैसे रूस की क्रांति हुई, फिर कैसे शीत युद्ध का दौर शुरू होता है और कैसे शीत युद्ध के दौर के बाद सोवियत संघ दो भागों सोवियत संघ विघटन हो जाता है। वो 15 नए नए गणराज्यों में बट जाते हैं। क्या कारण रहे, उसको अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण। क्या इसके कारण थे जिससे सोवियत संघ विघटन हो गया? अगर हम देखिए इसकी बात करते हैं, सबसे पहली बात, कोई भी चीज जब टूटती है का मतलब विखंडित होती है। एक तरीके से ग्रुप एक है और वो अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई घर है और घर में बंटवारा हो गया। तो उसी तरीके से समझ सकते हैं, जहां पे 15 राष्ट्रों का एक समूह बना हुआ था, सोवियत संघ, यूएसएसआर, और ये यहाँ पे टूट भी जाता है, विखंडित हो जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखे कि विघटन हो गया उसका 15 गणराज्यों, ठीक है। तो इसका सबसे क्या क्या इसके प्रमुख कारण रहे, उसको हम लोग देखेंगे। हुआ क्या था कि जब सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो पूरा सेंट्रलाइज, अर्थव्यवस्था इसकी सेंट्रलाइज थी। मतलब उत्पादन वितरण का पूरा कंट्रोल किसके पास था? पूरा नियंत्रण था सोवियत संघ के प्रमुख के पास। तो ये जो प्रणाली चल रही थी कि सभी लोगों को इतना देख रेख करना, उत्पादन, और सभी लोगों को समानता के रूप में उसको वितरण करना, ये सब एक बहुत प्रॉब्लम रही सोवियत संघ की। तो ये जो है प्रणाली ज्यादा समय तक नहीं चल सकती है। दूसरा, औद्योगिक और कृषि में लगातार गिरावट आ रही थी, उत्पादन की गुणवत्ता में कम थी, और जिसके कारण वस्तुओं की कमी बनी रही। तो पहला, अर्थव्यवस्था केंद्रीय रूप में था, ये कारण था। दूसरा, औद्योगिक और कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही थी। अगला कारण, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, वो जो सबसे आखिरी राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उन्हीं के ऊपर विघटन का आरोप लगा। उन्होंने दो नीति लाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। अब ये था कि कैसे हम दोबारा से यूएसएसआर की जो आर्थिक है उसको हम पुनर्गठन करेंगे, पुनर्रचना करेंगे। और अगला था गनाफनोस्ट का मतलब पुनर्विचार, कि कोई भी जो नौकरशाही व्यवस्था जो एक चल रही थी, जो उस समय के सरकारों के अंदर जो लोग नौकरशाही काम कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ आप लोग भी अपनी उद्देश्य के प्रति उनके जा सकते हैं, आप उनका विरोध कर सकते हैं, आप उनकी कमियां को बता सकते हैं, आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य हो सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पूरी नौकरशाही चल रही थी, सरकार ने जो कहा उनके जो सहयोगी जो कर्मचारी हैं वो कार्य करते। तो ग्लासनोस्ट नीति में ये बताया उनको कि अब आप खुले विचार का, खुले विचार अपना प्रकट कर सकते हैं। और रेस्टोरेका का मतलब था पुनर्रचना, पुनर्रचना या पुनर्गठन, ठीक है। तो ये सुधारवादी नीति कहा जाता है। लेकिन इसका जो उद्देश्य क्या था कि सोवियत संघ का जो समाज है, सोवियत समाज और उसकी अर्थव्यवस्था, उसको सुधारना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये सुधर नहीं पाया। इससे ज्यादा और क्या हो गया, अस्थिरता को बढ़ावा मिल गया। चौथा पॉइंट की बात करें कि क्यों ये यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके एक चौथे कारण की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन प्रणाली। अकेली एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका शासन प्रणाली लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा कारण बना, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन प्रणाली। और इन्होंने जनता के तरफ ध्यान न देकर के, जो कम्युनिस्ट पार्टी की वहां सरकार थी, जनता के तरफ ध्यान न देके संसाधन तथा धन का उपयोग उन्होंने जनता के ऊपर न लगा के कहा लगाया, सैनिकों के खर्चे में और हथियार को जमा करने। तो ये इसका पांचवा कारण था। ये प्रमुख कारण।
देखिए इन्होंने बेसिक जो होता है कोई भी राष्ट्र तभी डेवलप होता है जब उसकी जो आधारभूत ढांचा है वो सही हो। जैसे स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, ये सबको सुचारू नहीं होगा। तो ये सब जो है बेसिक चीज भी यूएसएसआर सही तरीके से नहीं लागू कर पाया था। और बहुत सारे जो सोवियत गणराज्य जो थे उसके अंदर, तो उसमें क्या था, राष्ट्रीयतावादी आंदोलन विकसित हो गए और स्वायत्तता की मांगे बढ़ने लगी। मतलब भाई हमें आजाद करो, हमें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना, इस ग्रुप से मुझे घाटा हो रहा है, किसी एक खास गणराज्य को फायदा हो रहा है, जैसे रूस का एग्जाम्पल दिया जाता था। तो इन लोगों ने अपने आप को अलग करने की सोची। उस समय तो सोवियत संघ के साथ मिल गए गठन में, लेकिन बाद में इन लोगों ने बोला कि नहीं मुझे अलग रहा। उसी में से तीन राष्ट्र ऐसे थे जिनको बाल्टिक राज्य बोला जाता था, इन राज्यों को लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तो ये सब खुलकर अपनी बातों को विचार रखने लगे, आंदोलन करने लगे, और इन सब गणराज्य जो को देखकर अन्य गणराज्यों ने भी स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। बाल्टिक राज्यों ने तो किया ही किया है। ये बाल्टिक राज्यों के अंदर तीन राज्य आते थे, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ये सभी 15 राज्यों में से ये तीन थे। इसके अलावा भी जो और 12 राज्य थे, ये लोग भी अपने आप को आंदोलन करने लगे कि नहीं भाई मुझे अब स्वतंत्र होना। तो ये सब 5-7 ये प्रमुख कारण थे जिससे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब देखिए सोवियत संघ विघटन हुआ तो उसका परिणाम क्या। अगर हम बात करें सोवियत संघ के विघटन के बाद परिणाम का, तो हुआ क्या कि इसके सोवियत संघ का विघटन होना मतलब शीत युद्ध का अंत हो गया। और दूसरी दुनिया का देश किसे बोला जाता था, दूसरी दुनिया का देश बोला जाता था सोवियत संघ को। तो सोवियत संघ का मतलब जो सोवियत संघ ही नहीं रहा, तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया, दूसरी दुनिया में पतन हो गया। और ये जो 15 देश जो सोवियत संघ में शामिल थे, वो सभी देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए कि अब सभी लोग अपना कानून बना सकते थे, अपने गणराज्य स्थापित कर सकते थे, अपने कानून व्यवस्था को स्थापित करके अपने तरीके से चला सकते। और पूरे विश्व में एक नई संभावना को जन्म दिया कि अब विश्व में शांति रहेगी, जो एक दो बड़े राष्ट्र महाशक्ति की होड़ में पूरी दुनिया उससे डरी हुई थी। अगर गौर से सोचिए आज के समय में, अगर ऐसा विश्व युद्ध होता है या शीत युद्ध होता है, शीत युद्ध तो देखिए छोटी मोटी लेवल पे हर समय चलती रहती थी। अगर कहा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत पाकिस्तान के बीच में इनडायरेक्टली एक तरीके से शीत युद्ध ही है। भाई हम आपको ना व्यापार करेंगे, जहां आपको फायदा होगा वहां हम रोकेंगे। पाकिस्तान हर संभव सोचता है कि भारत के साथ, जहां भारत किसी देश के साथ फायदा हो वहां उसको रोका जाए। तो बेसिक शीत युद्ध जनरली चलता रहता है देशों के बीच में। लेकिन ये जो शीत युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये बहुत बड़ा था जिसमें पूरा विश्व को हिला के रख दिया था। ऐसी स्थिति में अगर विश्व युद्ध हो जाता, तो पूरे दुनिया खाद्यान्न के संकट से जूझ रही होती। बेसिक संसाधन जो एक देश दूसरे देश को सहयोग करते थे वो सब रुक जाता, बहुत बड़ा हानि होता पूरे विश्व का, और एक शांति नहीं मिल पाती। तो इससे क्या हुआ, विश्व युद्ध का एक तरीके से शीत युद्ध का अंत हुआ और नई शांति व्यवस्था को जन्म दिया। एक जो दोनों विश्व में उस समय शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्ति, यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों के बीच में ना महाशक्ति बनने के लिए कि हम है सुपर पावर, इसके चक्कर में बहुत इन लोगों ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी थी, जिसकी समाप्ति हो गई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और जो दो गुट था, पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा का जो टकराव चल रहा था, वो कम हो गया, पूरे विश्व ने चैन की सांस। पूंजीवादी गुट का जो दबदबा बढ़ गया, क्योंकि जो एक नाटो एक सैन्य संगठन बनाया हुआ था अमेरिका, तो उसका तो बना ही रहा, विघटन हुआ किसका, सोवियत संघ का। तो पूरे विश्व में पूंजीवादी गुट का दबदबा बढ़ गया, पूंजीवादी गुट का मतलब अमेरिका का दबाव बढ़ गया, दबदबा बढ़ गया, इसका वर्चस्व बढ़ गया। और विश्व की जितनी बड़ी बड़ी संस्था है, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिका के कहने पे इनडायरेक्टली चलने लगा। कहा जाता है कि इसमें किसी देश का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जो बड़ा महाशक्ति देश है, जिसका विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये सब में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, यूनाइटेड नेशन ये सब में जिसका ज्यादा पैसा लगा हुआ है, जिसका पूंजी लगा हुआ है, तो ये सब देश जाहिर सी बात है जिसकी ज्यादा पूंजी लगी होगी उसकी बातों पे विचार करेंगे। और ये जो मिसाइल गोरबाचोव
चेव जो थे ये अंतिम राष्ट्रपति के रूप में जो सोवियत संघ के थे, इन पे सोवियत संघ विघटन कराने का आरोप लगा कि आपकी वजह से, आपकी नीतियों की वजह से सोवियत संघ विखंडित हो गया। ठीक है, अब और देखते हैं ये जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की जो नीति थी ये क्या था। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है, इसके तहत क्या था कि भ्रष्टाचार और नौकरशाह को कम करना, मतलब पूंजीवादी को बढ़ावा देना, ये भी एक कारण बना। ये नीति किया गया था सुधार के लिए, लेकिन जैसे ये पुनर्रचना ये हुई, पुनर्रचना का मतलब ये था कि धीरे धीरे हम पूंजीवादी की तरफ झुकाव करेंगे, लोगों को आपकी स्वायत्तता देंगे, आपकी आजादी देंगे, उत्पादन में आजादी देंगे, और जो मुफ्त बाजार है ऐसी चीजों पे हम सुधार करेंगे, नई नीतियां बनाएंगे। और खुलेपन की नीति आई, उसका मकसद क्या था, इसके तहत जितने भी सरकारी अधिकारी हैं इसकी आलोचना की अनुमति दी गई। मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनको आप, उनके ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ग्लासनोस्ट में खुलेपन की नीति आई, और मीडिया को भी जांच करने और सूचना फैलाने की आजादी दी गई कि मीडिया हमारे गलत नीतियों को भी छाप सकता है और लोगों के बीच में बता सकता है, और लोग भी हमारे जो सरकारी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी आलोचना करके और अपने नियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब था कि धीरे धीरे अपने आप को, वो चीजों को बढ़ावा देना पूंजीवादी की तरफ, लोगों को स्वायत्तता पे बढ़ावा देना, और धीरे धीरे आर्थिक सुधार करना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। होता क्या है, जब कोई भी चीज आपको मिलने लग जाती है तो आपकी एक उम्मीदें बढ़ जाती है कि और हमें ज्यादा चाहिए। वही हुआ था इनके साथ। तो मिसाइल गोर्बाचेव के समय यही बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रही। अब एक वर्ड आया, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता है करंट लगा के आघात पहुंचाना, तो इसका मतलब उससे नहीं, अर्थ होता है आघात पहुंचा के उपचार। लेकिन ये एक नाम दिया गया था, एक मॉडल था विकास का, ये एक आर्थिक विकास का मॉडल था, और जिस मॉडल को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाया गया। तो ये जो दोनों जो एक ढांचा था, इस मॉडल जो था, इस समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों द्वारा अपनाया गया। इनके द्वारा, गणराज्य जो था सोवियत संघ, इनके द्वारा ये अपनाया गया था शॉक थेरेपी का मॉडल। क्योंकि सभी जो देश थे टूट गए थे 15 भागों में, तो ये टूटे हुए सब जो राष्ट्र थे अपने आप को विकास के लिए अलग अलग मॉडल अपना रहे थे। तो ज्यादातर लोगों ने शॉक थेरेपी को मॉडल को अपनाया। आघात पहुंचा के उपचार करना, इसका मतलब ये नहीं था कि करंट लगा करके लोगों का उपचार करना और आर्थिक विकास करना। ये बस एक मॉडल का नाम दिया गया था शॉक थेरेपी, जिसको पहले अपनाए थे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने और विश्व बैंक। तो पूर्व सोवियत संघ के जितने गणराज्य थे सभी लोगों ने इस मॉडल को अपनाया। अब देखिए इस मॉडल में क्या होता है। शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि विशेषताएं की अगर बात करें तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़े। सोवियत संघ पूरा साम्यवाद था, सभी चीजों का कंट्रोल किसके ऊपर था, सरकार के अंदर। आपका अपना कुछ भी संपत्ति नहीं था, आप काम कीजिए सरकार के अनुसार से, आप जितना काम कीजिए, जितना मेहनत कीजिए उतना फायदा होगा। और सरकार की जिम्मेवारी थी सभी लोगों सभी लोगों को समान रूप से उस संसाधनों का वितरण करना। तो जितने भी सोवियत संघ के जो पहले सहायक देश थे वो आपस में न जोड़कर सीधे पश्चिमी देशों से जुड़ाव कर रहे। पश्चिमी देशों से जुड़ाव का मतलब जो अमेरिकी गुट थे उन देशों से मिलजुल कर और वो जैसे कार्य करते थे उन नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इन लोग आहत आहत हो चुके थे, एक तरीके से पूर्ण रूपेण आहत हो चुके थे सोवियत संघ के नीतियों से। जितनी भी जो राज्य की संपदा थी, जो पहले गवर्नमेंट के अंदर था, पब्लिक सेक्टर में था, सब कुछ सरकारी था, उसको प्राइवेटाइजेशन करने लगे, उसको इन लोग निजी रूप में बदलने लगे। ये सारे चीजों का प्राइवेटाइजेशन करने लगे ताकि हमें आसानी से हमारा आर्थिक विकास बहुत तेजी से बढ़े और जल्दी बढ़े। पूंजीवादी प्रणाली से कृषि की जाने लगी। पहले जो कृषि की जाती थी वो समाजवादी साम्यवादी के तरीके से होती थी, सारा कंट्रोल कृषि के उत्पादन का तो सरकार का होता था। और ये पूंजीवादी प्रणाली से भाई आप अपना कृषि कीजिए और उसका फसल आप रखिए, हमें कुछ अपने जो जमीन के है जो हमें टैक्स के रूप में कुछ हमें दे दीजिएगा। यही व्यवस्था तो आज भी है।
अन्य देशों में भी और भारत में भी। आपकी जमीन पे आप पैदा करते हो, उसके हकदार आप होते हैं, न कि सरकार। पहले ऐसा नहीं होता था समाजवादी की सरकार में, मतलब सोवियत संघ। तो ये सब चीजों पे इस पे बढ़ावा है। अब देखिए, जब पूंजीवादी प्रणाली से कृषि की जाने लगी तो हुआ क्या कि सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। निजी फॉर्म में बदल दिया गया का मतलब, जो भी खेत थे सामूहिक था, मतलब सरकार का था, उस खेत पे सभी लोगों की जिम्मेदारी थी, उसको इन लोगों ने बदल के कर दिया प्राइवेट के रूप में, कि भाई लोगों के बीच में वितरित किया कि आप इसमें फसल उगाइए और इसका पैदा आप रखिए, और जो भी हमें होगा इसका आप हमें कुछ दीजिए। आर्थिक पूरा खुलापन हो गया, वित्तीय पूरा खुलापन में बदल गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए मुद्राओं की आपसी बदलाव शुरू हो गए, क्योंकि किसी देश का मुद्रा कुछ था, किसी और देश का मुद्रा कुछ था, तो ये सब की आपस में एक दूसरे के मुद्रा के में व्यापार करने लग गए। और फ्री ट्रेड पॉलिसी भी, मुक्त व्यापार नीति बनाई गई, और ये एक अच्छी नीति मानी जाती थी कि एक देश दूसरे देश में अपना सामान बेच सकता। ठीक है। तो ये सब नीतियां कौन लोग कर रहे थे अप्लाई? जो सोवियत संघ के अंदर से ये 15 गणराज्य टूट के 15 देश बन गए थे नए नए, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है। देखिए जी, शॉक थेरेपी के अंदर ये सब सारे कार्य हो रहे थे। उसी मोड ये सब जो जितना अभी हम लोग पढ़े कि ऐसा करने लगे, खुलापन का नीति, प्राइवेटाइजेशन, ये सब शॉक थेरेपी मॉडल का विशेषता थी। अब अगर जी इसके परिणाम की बात करें तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? तो जनता द्वारा जो है ना, ये मॉडल को देखा गया कि अच्छा विकास कर रहा है शॉक थेरेपी वाला मॉडल। पूंजीवादी व्यवस्था, अच्छी औद्योगिक ढांचा का जो सपना था वो चकनाचूर हो रहा था, इससे ये नहीं हो रहा था। लेकिन एक सोच क्या हुई थी लोगों के बीच में कि हम अच्छी विकास करेंगे, और अच्छी विकास के साथ साथ अच्छी अर्थव्यवस्था होगी, औद्योगिक ढांचा बनेगा। लेकिन इस ढांचा से लोगों का विकास तो हो रहा था, लेकिन एक मॉडल के रूप में जो इतना बड़ा गणराज्य था जिसकी कंट्रोलिंग किसी और के पास थी, इस मॉडल को जारी करने के बाद हुआ क्या, चीजें में सरकार का कंट्रोल खत्म हो गया, लोग अपने तरीके से करने लगे, सब तरीके से मनमानी होने लगी। तो ये मॉडल जो सोच के साथ शुरू हुई थी, ये सक्सेस नहीं हुआ। हालांकि शुरुआत में तो ये मॉडल बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को, लेकिन एक समय के बाद ये मॉडल उस तरीके से नहीं चल पाया जैसे चलना चाहिए। सब लोग इसके साथ आ गए कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया जैसा इन लोग करने की सोचे थे कि हम अच्छा विकास करेंगे, तेजी से विकास करेंगे, सभी को समाजवादी को, हम पूंजीवादी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मॉडल का मेरे अनुसार लगता है कि उस समय इन लोगों के साथ इन चीजों का अनुभव नहीं था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ये लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अधीन थे पहले, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इनके बस की उस समय मैनेज नहीं हो पाई। इसकी स्थिति ऐसी बदली कि जो पूरी अर्थव्यवस्था था वो चरमरा गई। लगभग 90% जो उद्योग थे निजी कंपनियों को बेच दिया गया, और रूबल जो रूसी मुद्रा था उसमें गिरावट आ गई। तो रूसी मुद्रा क्या है? रूबल। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो सभी सरकारी कंपनियां थी बेची गई, प्राइवेट लोग जो खरीदे, कुछ लोग चला पाए, कुछ लोग नहीं चला पाई। सरकार का जो मुद्रा कोष था वो बिल्कुल घट गया। तो इनडायरेक्टली ये मॉडल कुछ लोगों के लिए फायदे रहा, और कुछ लोगों के लिए ये मॉडल घाटे का सौदा। महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। इससे क्या हुआ, लोगों का जो जमा पूंजी था पहले से वो भी खत्म हो गया। कृषि व्यवस्था चौपट हो गई। उसके कारण क्या हुआ, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गए। आर्थिक विषमता बढ़ी, खास करके अगर रूस की बात करें तो एक माफिया वर्ग का उदय हो गया रूस। एक माफिया वर्ग आ गए, जो कि साम्यवादी सरकार में पहले ऐसा नहीं था। सभी लोग एक समान थे लगभग, ये नहीं कहा जा सकता था ये बहुत पैसे वाला लोग है, ये कम पैसे वाला है। लगभग सब लोग समान थे। पूरा जो एक माहौल था वो तनावपूर्ण माहौल हो गया। पूरी समाजवादी व्यवस्था था, जो पूरी सोवियत संघ में जो पूरी जो पहले फैली हुई थी समाजवादी व्यवस्था, वो फैल गया था पूरे में, और संघर्ष और तनाव का पूरा माहौल बन गया पूरी समाजवादी व्यवस्था में। मतलब जहाँ पूरे लोग, सभी लोग सोवियत संघ के अंतर्गत अच्छे विकास कर रहे थे, लेकिन कुछ नीतियों की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से समाजवादी व्यवस्था चरमरा गई और खत्म होने के कगार पे आ गई।
और सीधा प्रभाव इन सब चीजों का महंगाई पे। जब जब महंगाई ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती है जहां नहीं बढ़नी चाहिए, उससे सरकार को घाटा। कुछ लोग बोलेंगे महंगाई से सरकार को फायदा होता है। हर क्षेत्रों में महंगाई से सरकार को फायदा नहीं होता। बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार को महंगाई से घाटा होता है, क्योंकि बाहर से सामान मंगाने पड़ते हैं, उसके बाद उसका वितरण करना, उसको बेचना, वो एक बहुत स्थिति जो होती है ना, खराब होती है उस समय। अब अगर हम बात करें यहाँ पे संघर्ष और तनाव, तो संघर्ष और तनाव किनके बीच में था? ये आपस के ही लोग ने बगावत किए थे गणराज्यों में। सोवियत संघ में टूटे थे, तो अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध शुरू हो गए। तो नए नए जो राष्ट्र थे 15, उस लगभग लगभग सभी लोगों में आपस में बगावत करने लग गए लोग सरकार के खिलाफ। रूस के जो दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ पे हिंसक हमला शुरू हो गया, हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक, लगभग 2001 तक गृह युद्ध का शिकार बना। अजरबैजान के प्रांत है एक नगरों कराबाख, यहाँ पे जो स्थानीय लोग जो थे, जो अर्मेनिया से मिलना चाहते थे, बहुत सारे अर्मेनियन लोग थे यहाँ पे अजरबैजान में, वो अर्मेनिया से मिलना चाहते थे, और अजरबैजान जबरदस्ती उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। तो ये सब कारण से बहुत सारे राज्यों में गृह युद्ध शुरू हो गया। किन राज्यों में? वो जो 15 राज्य सोवियत संघ से टूट के अलग अलग बने थे, उन सभी के बीच में आपसी गृह युद्ध शुरू हो गए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे गृह युद्ध का क्या प्रभाव था, किन किन क्षेत्रों में ज्यादा था। देखिए, एक नागोर्नो काराबाख, नागोर्नो काराबाख एक दक्षिण कॉकेशिया इलाके का एक क्षेत्र है। ठीक है, इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो पहाड़ी है, और वन यहाँ बहुत सारे वनों से भरपूर है। इसका क्षेत्रफल 44 किलोमीटर है, और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख को अपना हिस्सा मानता है। कौन नागोर्नो काराबाख को अपना हिस्सा मानता है? अजरबैजान। और इसके जो औपचारिक रूप से जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको अजरबैजान का ही हिस्सा माना है। तो नगर्नो काराबाख एक क्षेत्र है लगभग 44 किलोमीटर का, जिसको कौन मानता है अपना क्षेत्र? अजरबैजान। और पूरा विश्व भी इसको मानता है कि नगर्नो काराबाख जो है ये अजरबैजान का हिस्सा है। तो यहाँ भी एक गृह युद्ध था, क्योंकि नगर्नो काराबाख वाले जो लोग थे वो चाहते थे हम अलग रहे, अजरबैजान चाहता था कि मेरे साथ रहे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी अजरबैजान और नगर्नो काराबाख के बीच में। नगर्नो काराबाख कोई देश नहीं था, एक छोटा सा एक शहर था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत यहाँ थी कि यहाँ पे अंजरों के बजाय अर्मेनियन लोग ज्यादा थे। अजरबैजान का जो हिस्सा नगर्नो काराबाख को अजरबैजान चाहता था कि मेरे साथ रहे, यहाँ पे जो लोग थे अंजरों के बजाय अजरबैजान के लोग नहीं थे, ज्यादातर अर्मेनियाई लोग थे। अब अर्मेनियाई लोग वहां पे थे, तो अर्मेनिया एक अलग गणराज्य था, तो अर्मेनिया इनको मदद करता था। और अर्मेनिया की मदद से 1991 के बाद से नगर्नो काराबाख जो था अपने आप को अजरबैजान से अलग हो चुका है, और स्वतंत्र राष्ट्र की तरह अपने मामले को नगर्नो काराबाख सब संभालता है कि हम अलग हैं। लेकिन अजरबैजान हर समय क्लेम क्लेम करते रहता है कि ये मेरा पार्ट है। और इसको अलग होने में मदद कौन किया था? अर्मेनिया। क्यों मदद किया था अर्मेनिया? क्योंकि नगर्नो काराबाख में अर्मेनियाई लोग ज्यादा थे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। कौन वाला? अच्छा, नीचे सर वाला। एक सेकंड, बोलिए ना, 5 मिनट में हम नीचे आ रहे हैं, नहीं तो ऊपर बुला लेंगे। हाँ बोलिए ना, 5-7 मिनट में। आपने आए? तो इसके समय के बाद क्या हुआ कि ये जो अपना इन्होंने उसने अपना नाम क्या रखा? नगर्नो काराबाख गणतंत्र, क्योंकि ये अपने आप को अलग राष्ट्र के रूप में रखे हुए था। जिससे क्या हुआ, अजरबैजान वाले लोग जो थे इनको और प्रॉब्लम हुई। जैसे अभी आप सोच सकते हैं, कभी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा रहता है।
पाकिस्तान चाहता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान के लोग हमारे पास आना चाहते हैं, कश्मीर के लोग। भारत बोलता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, और जो है भी, लेकिन गलत तरीके से, एक तरीके से भड़का करके, क्योंकि कश्मीर के घाटी क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इन लोग, पाकिस्तान वालों, इनको भड़काते रहते हैं। लेकिन अब काफी चीजें वहां संभल चुका है, अच्छी गणतंत्र वहां चल, लोकतंत्र वहां पे अच्छा चल रहा है। तो हुआ क्या कि इसी तरीके से नगर्नो काराबाख गणतंत्र अपना नाम रख दिया। उससे क्या हुआ कि अजरबैजान को दिक्कत हुई, और इस मद जो प्रॉब्लम था इसको सुलझाने के लिए अजरबैजान और अर्मेनिया की सरकारों के बीच समय समय पे बातचीत के दौर चलते हैं, क्योंकि अर्मेनिया वाले लोग चाहते हैं कि नागोर्नो काराबाख अलग हो जाए। तो मेन जो इसको लीड कौन करते हैं, अर्मेनिया वाले लोग। तो इसके चलते बीच बीच में ये प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो अर्मेनिया और अजरबैजान सीधे दोनों आपस में बातचीत करके इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके की एक हालात थी जॉर्जिया। तो जॉर्जिया जो था, दो प्रांत था, वो स्वतंत्रता चाहते थे। दो प्रांत जॉर्जिया के स्वतंत्रता चाहने लगे। इसी तरीके का एक है, ये मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है, और सितंबर 2001 में अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपना सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, जबकि ये क्षेत्र किसका है, रूस से सटा हुआ है। अब जब ये रूस से सटा हुआ है और अमेरिका यहाँ पे अपना सैन्य ठिकाना लगाएगा, तो रूस को प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन जो सोवियत संघ को लीड करता था रूस। तो सोवियत संघ और रूस के बीच में कभी दोस्ती उस तरीके से नहीं हो पाई। पहले इन लोग मित्र राष्ट्र हुआ करते थे द्वितीय विश्व युद्ध तक, उसके बाद इन लोगों में शीत युद्ध का दौर चला, उसके बाद ये दो लोग आज तक एक तरीके से अलग अलग ही रहते। कभी उस तरीके की इन लोगों में दोस्ती नहीं हो पाई। तो ये जो मध्य एशियाई को रूस अपना निकटवर्ती क्षेत्र मानता था, जिसमें जॉर्जिया आता था, और रूस चाहता था कि ये क्षेत्र मेरे प्रभाव में रहे। उसी तरीके से चेकोस्लोवाकिया एक जगह था, वहां पे दो खंड में विभक्त हो गया था, चेक और स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया भी यहाँ दो खंड में विभक्त हो चुका था, क्योंकि ये सब आपसी गृह युद्ध के प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं भारत और सोवियत संघ के संबंध। तो देखिए, शीत युद्ध के बाद भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे थे। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम, ये सब में इस्पात कारखाने जो लगाए गए, इसमें इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया, सोवियत संघ ने। और जो सोवियत संघ को लीड करता था रूस, उसके साथ आज भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। वे थे इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनरी के लिए बहुत सारे आर्थिक तकनीकी सहायता भी दिया यूएसएसआर ने उस समय। अभी जो एक तरीके से रूस लीड कर रहा था, रूस है उसका। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण सोवियत संघ ने रुपयों को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यवसाय किया। आज भी हमारा जो है, सोवियत संघ के साथ और रूस के साथ जो हमारा व्यवसाय है, वो अपने अपने मुद्रा के रूप में चल रहा है। सोवियत संघ ने भारत को राजनीतिक और सैन्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में मदद की। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, तो 1971 में जो हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस दौरान सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे इन लोग, और भारत के सैनिक के साथ कई बार रूस ने संयुक्त अभ्यास भी किए। और 71 के युद्ध में इन्होंने अपना बहुत सारे जहाज और सपोर्ट के लिए हमें अपनी सेना भी इन्होंने भेजे थे एक तरीके से। और जहां पे अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का। अब भारत की अगर जो फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो इसका एक बहुत बड़ा पहलू है रूस के साथ अच्छा संबंध। ये दोनों देशों के हित में अंतरराष्ट्रीय मंच पे काफी एकता दिखाई देती है। जहीं के भी इंटरनेशनल लेवल कुछ बात करना है, तो रूस हमेशा भारत का सपोर्ट करता है। भारत के हिंदी फिल्में रूस में अच्छा चलती, जिसमें भारत को भी फायदा होता है। रूस और भारत दोनों का जो सपना है, क्या बहुध्रुवीय विश्व का। क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व चाहता है अमेरिका कि हमारा राज्य रहे पूरे दुनिया पे, और रूस चाहता था पहले हमारा राज्य रहे। लेकिन जब रूस में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ रूस का, तो अब ये चाहता है सभी देश अपने अपने स्वायत्तता स्वतंत्रता के लिए जाने जाए, और एक ध्रुवीय का अंत हो, अमेरिका अकेला राष्ट्र ना करे, कोई दूसरा भी महाशक्ति बन सकता है। तो ये सब के बीच में बहुत सारे हमारे बातचीत अच्छी रहती है अमेरिका के साथ, रूस के साथ। और अमेरिका के साथ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते रहती हैं। अब बात करते हैं बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है। यदि शक्ति को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कई राज्यों के बीच में वितरित किया जाए, तो इसे एक ध्रुवीय या बहुध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। इसे एक बहुध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। मतलब पूरे विश्व की जो ताकत है, वो किसी एक के पास न रहे, अन्य देशों के पास, बहुत सारे देशों के पास रहे,
तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है बहुध्रुवीय व्यवस्था। और अगर पूरी विश्व की शक्ति एक राष्ट्र के पास रहे तो उसके बोला जाता है एक ध्रुवीय व्यवस्था। यदि केवल दो राज्य हैं जो प्रभावित कर सकते हैं पूरा विश्व को, तो इसे क्या बोला जाता है? दो ध्रुवीय व्यवस्था। ये दो ध्रुवीय व्यवस्था कब हुआ था शुरू? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये दो ध्रुवीय व्यवस्था का जो अंत हो गया सोवियत संघ के विघटन के साथ, तो अमेरिका अपने आप को समझने लगा कि एक ध्रुवीय व्यवस्था अब है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केवल एक शक्ति है जो दुनिया भर में हावी है, तो ये क्या कहलाती है? एक ध्रुवीय व्यवस्था। तो ये सब कारण रहे भारत के साथ। बहुत अच्छे हमारा भारत के साथ रूस का संबंध रहा। जैसे बहुत सारी संस्थाएं होते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था लोकतांत्रिक मजबूत और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस का जो सामरिक समझौते था, 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पे हस्ताक्षर हुए थे। भारत रूस से ऊर्जा आयात करता है और साथ ही युद्ध सामग्री भी भारत रूस से आयात करता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुनेंगे S-400 भारत को दिया। इसके 3 आ चुके हैं भारत, 2 अभी और आने हैं। और भी बहुत सारे मिसाइलें, पहले सुखोई था। तो भारत को अंतरिक्ष उद्योग के लिए इन्होंने क्रायोजेनिक रॉकेट भी देकर के मदद की। तो रूस हमेशा भारत की मदद कर रहा है। और अन्य क्षेत्रों में जिसमें रूस की कमियां है वहां पे भारत इनकी मदद कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारा दो ध्रुवीयता विश्व था, दो ध्रुवीयता का अंत, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ये दूसरा पार्ट था इसका। आगे हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है?